हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं एंड क्या स्ट्रेटेजी रखनी होगी। जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि यूपी एपीओ के लिए आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी होगी, किस तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि यूपी पीसीएस के लिए क्या क्या सिलेबस होगा और आप घर पे रह के किस तरह से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट कोचिंग। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करती हूँ प्रीलिम्स एग्ज़ाम से। और उसके पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि किसी भी जुडिशरी की प्रिपरेशन करने के लिए आपको अपना बेसिक मजबूत करना बहुत ज़रूरी होगा। एंड फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको अगर जो स्टूडेंट अभी एलएलबी कर रहे हैं, अभी फर्स्ट सेमेस्टर से हैं, तो मैं यही एडवाइस करूँगी कि वो अभी से वन बाई वन सेक्शन में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, अगर उन्हें इन फ्यूचर जाके जुडिशियल की प्रिपरेशन करनी है तो। उसके लिए सबसे पहले तो वो अपने एक एक सेक्शन पे जो है फोकस रखें, क्योंकि आगे जो आपको कंपटीशन देना होता है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपके सेक्शन कितने अच्छे क्लियर है, आपका बेसिक कितना अच्छा क्लियर है। क्योंकि एकदम से इतना सिलेबस पढ़ पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे ही आप एलएलबी क्रॉस करेंगे, आता वही है, पूछी वही लौ जाती है। अगर आप पहले 3 साल आप पास होने के लिए पढ़ेंगे, देन उसके बाद आप कंपटीशन के लिए पढ़ेंगे, तो उसको पास करना बहुत ज़्यादा फिर थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और फिर काफ़ी बर्डन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट उसको छोड़ भी देते हैं। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि अगर आपको जुडिशरी में जाना है इन फ्यूचर, तो आप अपना बेसिक पहले से ही स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें। उसके बाद अब मैं आती हूँ अपने सिलेबस पे। अभी जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सिर्फ बेसिकली यूपी पीसीएस के सिलेबस का वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ये एग्ज़ाम भी 2 पार्ट पे होता है, प्रीलिम्स मेंस एंड देन आता है हमारा इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है वो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एंड मेंस जो होता है वो आपका सब्जेक्टिव टाइप होता है। प्रीलिम्स में आपके 2 पेपर होते हैं, जनरल नॉलेज का होता है एंड लॉ का होता है। जनरल नॉलेज जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, जनरल नॉलेज का पेपर 2 आवर्स का होता है, लॉ का पेपर 2 आवर्स का होता है, जिसमें आपका जीके होती है 150 मार्क्स की एंड लॉ होती है आपकी 300 मार्क्स की। ओके। एंड मेंस जो है आपके सामने, उसमें 5 पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जीके का होता है एंड सेकंड पेपर आपका लैंग्वेज का होता है जो कि इंग्लिश का होता है एंड थर्ड इज होता है आपका लॉ वन सब्जेक्ट सब्जेक्टिव टाइप, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और पूरा फुल सिलेबस। अभी तो ये एक छोटी सी समरी है। एंड फोर्थ इज की लॉ सेकंड पेपर, जिसमें आपकी एविडेंस एक्ट, प्रोसीजर एंड और भी काफ़ी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। एंड फिफ्थ पेपर होता है जिसमें आपका मेन फोकस होता है, एक तो इंडियन पीनल कोड आती है जो कि क्रिमिनल में होती है एंड बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लॉ थर्ड पेपर में, वो सारे आपके होते हैं आपके लैंड लॉ से रिलेटेड। तो ये जो पेपर होते हैं 180 मिनट्स के होते हैं, यानी कि 3 आवर्स के होते हैं और ये ईच पेपर हमारा 200 मार्क्स का होता है। जब आप प्रीलिम्स से मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं, देन आपकी जो क्या कहते हैं इंटरव्यू होता है वो आपका होता है 100 मार्क्स का। एंड जो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग होती है एंड मेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, आपके ऑब्जेक्टिव पेपर प्रीलिम्स में आपकी निगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद आते हैं हम फुल सिलेबस पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम के बारे में बताना चाहूँगी। जो आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है उसमें जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट पेपर बताया है आपको जीके का, तो अब उसमें जीके किस तरह से पूछी जाती है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हमें जीके में क्या क्या पढ़ना है। तो उसमें मैं आपको कई सारे सब्जेक्ट्स बता रही हूँ। जैसे कि सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। जैसे कि यूपीएससी में वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है मेंस में, बट इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछी जाती है। तो इसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है जिसमें 3 पार्ट में होती है हमारी एंशियंट हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री आपकी प्राचीन भारत होती है, मिडिएवल हिस्ट्री आपका मध्यकालीन भारत होता है एंड मॉडर्न हिस्ट्री जो होती है वो आपकी आपके सारे आंदोलन पूछे जाते हैं, जितनी क्रांतियाँ होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कैसे हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, 1947 में कैसे आज़ादी मिली, कैसे क्रांति शुरू हुई थी 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक, इस बीच के बारे में सब पूछा जाता है। देन उसके बाद इंडियन कल्चर, जो कि हमारा जितने भी तरह का कल्चर है पूरे भारत में, कैसे कैसे
है, कैसे पार्लियामेंट काम करती है, कैसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, कोई भी डिसीजन कैसे लेते हैं, एंड कैसे उनका चयन होता है, कैसे वो चुने जाते हैं, मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, जितनी भी हमारी संसद, राज्यसभा, पूरा हमारे भारत देश के जितने भी मंत्री हैं वो कैसे काम करते हैं, और हमारे देश में क्या जो राज्य व्यवस्था है वो किस तरीके से शुरू हुई है, और अभी जो करंट में है वो किस तरीके से चल रही है, इसमें कौन कौन से अमेंडमेंट होते हैं, ये भी एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ही पार्ट होता है। ठीक है, इसमें आर्टिकल के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये हमारा आता है इंडियन पॉलिटी में। उसके बाद आता है टॉपिक ऑफ सोशल एविडेंस इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समसामयिक एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। ठीक है, ये हमारा आता है करंट अफेयर्स में, करंट एंड इंटरनेशनल अफेयर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड इंडियन इकोनॉमी आपको पता होगी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसे, हमारे भारत देश का अर्थव्यवस्था कैसे खर्चे चलते हैं, जो हमारे टैक्सेस आते हैं, जो कर लगाए जाते हैं, जो बजट बनता है, वो सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी में आती है। उनके बाद आता है हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जैसे स्पेस वगैरह की नॉलेज, जैसे कि चंद्रयान 2 छोड़ा गया था, कब वो असफल हुआ, कैसे क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आती है। उसके बाद आता है जनरल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और हमारे जो जीके है वो बहुत सारी है। और पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ, मैं फिर से बताना चाहूँगी, ये चीज़ मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, कि अगर आपको जीके निकालनी है तो आपको इंटरलिंक सीखना पड़ेगा, आपको लिंकिंग सीखनी पड़ेगी, और सबसे पहली चीज़ तो आपको करंट अफेयर से अपडेट होना पड़ेगा। अगर आप करंट अफेयर से अपडेट नहीं रहेंगे तो आप इसको बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि आप बुक्स तो पढ़ लेंगे, लेकिन अगर कोई चीज़ अमेंडमेंट हो रहा है, जैसे इंडियन पॉलिटी में कोई अमेंडमेंट हो रहा है, जैसे कि जीएसटी हुई, तो वो 101 आपका संशोधन हुआ है आर्टिकल में। उसके बाद 35A में अमेंडमेंट हुआ है, 307 अमेंडमेंट। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी कि पहले कौन सा कर में एक्ट था, उसको अमेंड करके कौन सा नया आर्टिकल जोड़ा गया, उसमें कौन सा अमेंडमेंट हुआ, तो आप उसको कन्फ्यूज़न होगा आपको बहुत ज़्यादा। और ऑब्जेक्टिव में वैसे भी आपको जो भी चीज़ पता होती है वो आपको सॉलिड पता होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यही है कि आप मासिक मंथली मैगजीन जो आपकी आती है वो आप पढ़ सकते हैं। ओके, सेकंड हमारा पेपर आता है लॉ का, जिसमें कि आपको जो सब्जेक्ट पूछे जाते हैं वो 10 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला आपका जूरिस्प्रूडेंस होता है, जिसको हिंदी में विधि शास्त्र बोलते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जो इंटरनेशनल के अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो रहते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी विजिट वगैरह करते हैं, तो उनके जो संबंध रहते हैं। करंट इंटरनेशनल अफेयर्स, आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, इंडियन पॉलिटी अगर आप पढ़ लेंगे अच्छे से तो आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगी। उसके बाद आता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में आपको जो बताया जाएगा वो आपको ये बताया जाएगा कि जो हमारे संपत्ति अंतरण अधिनियम है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, कैसे हम अपनी संपत्ति को करते हैं, क्या क्या कंडीशन होती है, वो सारी चीज़ें आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़नी होगी। उसके बाद आता है इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट में आपका ये होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हिंदी में बोलते हैं, किस तरीके से सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, सबूत होते क्या हैं, कौन कौन से सबूत वैलिड होते हैं हमारे लॉ में, कौन कौन से सबूत इनवैलिड होते हैं, इलीगल होते हैं, कौन से वॉइड होते हैं, कौन से वॉइडेबल होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन एविडेंस एक्ट में मिलेंगी। देन उसके बाद आता है इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से दंड दिए जाते हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन लोगों को यही होता है कि लोग सोचते हैं कि इंडियन पीनल कोड में ही सारे सेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। इंडियन पीनल कोड हमारी बनाई गई है अपराधों के लिए, जो अपराध में दंड दिए जाते हैं। हिंदू लॉ के अगर आप किसी डाइवोर्स का मैटर चला तो डाइवोर्स का कौन सा दंड होगा वो इंडियन पीनल कोड में दिया गया, लेकिन डाइवोर्स के क्या क्या बेस होंगे वो हमारे हिंदू लॉ में दिए गए। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है, काफ़ी स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न होती है कि आईपीसी में ही सारे सेक्शन होते हैं। आईपीसी अपराधों के दंड के लिए बनाई गई है। उसके बाद आता है हमारा सिविल प्रोसीजर कोड। सिविल प्रोसीजर कोड जो होती है वो हमारी होती है, जिसमें आपकी सिविल प्रक्रिया संहिता बोलते हैं जिसको हिंदी में, जिसमें हमारी क्षति से रिलेटेड, हमारी
प्रॉपर्टी में कोई क्षति होती है, वो सारी चीज़ें सिविल प्रोसीजर कोड में आती हैं। उनके बाद आता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC। दैट्स मीन कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल एक ए ने बी को चाकू मारा, ठीक है, और थर्ड पर्सन ने उसको देखा, या बी ही मतलब इतना सक्षम है कि वो उठ के जाता है और वो अपनी FIR लिखा के, तो जहाँ से कानूनी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ठीक है, वही हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में आता है कि मतलब कोई काम जो क्रिमिनल इंटेंस से किया जाता है, जैसे कि अगर उसने चाकू मारा तो उसका इंटेंशन क्या था, वो उसको मारने का था, ठीक है, तो अपराध वहीं से शुरू हो गया, तो वो आ जाता है हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। उसके बाद आता है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट यही है कि आप संविदा अधिनियम जिसको बोलते हैं, तो इसमें यही है कि जब दो लोगों के बीच किस प्रकार संविदा होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि ए बी से कहता है कि तुम मुझे अपना घोड़ा दे दो, तो मैं उसके बदले तुम्हें 5000 रुपीज़ दूंगा, तो उन दोनों के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट होता है, और यही रिटर्न एग्रीमेंट जो विधि द्वारा पूर्ण करा दिया जाता है स्टैम्प वगैरह के साथ, तो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, तो जिसको हम बोलते हैं संविदा। दो लोगों के बीच में जब करार होता है, जब वो विधि द्वारा पूर्ण हो जाता है, तो उसको संविदा में बदल जाता है, ठीक है, तो वो होता है हमारा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद हम आते हैं UPPSC के मेंस के सिलेबस में, जिसमें पेपर 1 जो होता है वो जनरल नॉलेज का होता है, जिसमें आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होता है। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि प्रीलिम्स जो आप देते हैं उसमें अगर आप करंट अफेयर्स है, आपकी इंटरलिंकिंग अच्छी होगी, तो आप मेंस में अच्छी आंसर राइटिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको उसके बारे में पूरा पता होगा। सबसे पहली बात तो न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए, मंथली मैगजीन ज़रूर पढ़िए, एंड बजट पे ध्यान देते रहिए। इसमें वही सारी चीज़ें आती हैं जो मैंने प्रीलिम्स में बताई थी। सेकंड आता है हमारा लैंग्वेज। लैंग्वेज में आपको रहता है कि इसमें पेपर ये जो होता है ये आपका सेकंड पेपर होता है, ठीक है, इसमें आपका होता है कि ए से आपको लिखनी होती है इंग्लिश में। ये पेपर भी आपका जो होता है 200 मार्क्स का होता है। इसमें डिवाइड होता है कि आपका 60 मार्क्स की ए से आएगी लिखने को, कोई भी एक टॉपिक दे दिया जाएगा जिसमें आपको ए से लिखनी, लेकिन ऐसे कोई ऐसे नहीं होगा, यह आपका जुडिशियल से ही रिलेटेड होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी टेम्पल पे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपका जैसे जुडिशियल एक्टिविज़्म, ठीक है, और इस तरीके के आपके ऐसे होंगे, जैसे कि आपका जनहित याचिका पे दे दिया, तो आपको इस तरीके जो कि आपके लॉ से रिलेटेड होते हैं, या फिर मतलब कि आपकी पॉलिटिक्स से रिलेटेड होते हैं, तो इस तरीके के आपके इंग्लिश में ऐसे पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है प्रीसिस राइटिंग आती है आपकी, आपको एक पूरा पैसेज दे दिया जाएगा, उस पर आपको राइटिंग करनी होगी। उसके बाद आता है आपका हिंदी टू इंग्लिश। ये जितनी सारी चीज़ें आपको पूछी जाएंगी, ये सारी आपकी जुडिशियल से ही रिलेटेड पूछी जाएगी, जुडिशियल के बाहर नहीं पूछी जाएगी, ठीक है। और मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि आपसे कॉमन नहीं पूछी जाएगी, जैसे कि आपके इंटर हाई स्कूल में आती थी, मतलब आपका एक जो लेवल है एक सिविल जज वाला, तो उस लेवल की आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद आता है ट्रांसलेशन ऑफ पैसेज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। आपको एक हिंदी का पैसेज दे दिया जाएगा, जो पॉलिटी पे भी हो सकता है, लॉ पे भी हो सकता है, तो उसमें को आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा, जो कि 40 मार्क्स का होगा। एंड सेम ऐसे ही होता है जो कि इंग्लिश टू हिंदी करना होगा। ये तो हमारा पेपर सेकंड डन आता है। पेपर थर्ड जो कि होता है सब्सटेंटिव लॉ, जिसमें आपका आते हैं काफ़ी सारे सब्जेक्ट, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ऑब्जेक्टिव आती है, इसमें सब्जेक्टिव आती है। लॉ ऑफ पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी अधिनियम पहला हमारा था। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट संविदा अधिनियम। लॉ ऑफ कंसर्निंग असेसमेंट एंड टॉट आपको पता होगा, जिसमें कि आपके क्षति वगैरह के बारे में होता है। द लॉ ऑफ रिलेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी यानी कि श्याम न्यास अधिनियम जो आपका होता है, ओके। एंड साम आपको पता होगा कि जैसे कि एक तरीके से इक्वलिटी के लिए जो होता है, ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं। द लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कि अपकृत्य विधि। एंड सॉरी एंड उसके बाद आता है हमारा हिंदू लॉ, एंड फिर आता है हमारा मुस्लिम लॉ,
एंड कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। हिंदू लॉ में आपको जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू से रिलेटेड लॉ होगा, मुस्लिम लॉ में सिर्फ मुस्लिम, क्योंकि हिंदुओं में किस तरह से डाइवोर्स होता है एंड मुस्लिम में किस तरीके से डाइवोर्स होता है, एंड ये सारी जो हमारे हिंदुओं में किस तरह से विवाह होता है, मुस्लिम में कौन सा विवाह वॉइड होता है और हिंदुओं में कौन सा विवाह वॉइड होता है, कौन सा वॉइडेबल होता है, तो दोनों के जो लॉ है वो अलग अलग है, दोनों धर्म के लॉ अलग अलग है। क्योंकि मुस्लिम में हमारा शिया भी आता है, सुन्नी भी आते हैं, तो दोनों धर्म के दोनों रिलीजन के लॉ जो है वो अलग अलग है, तो इसमें दोनों लॉ आपके पूछे जाते हैं। देन आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि उसमें क्या क्या आता है। एंड देन आता है हमारा ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। उसके बाद हम आते हैं पेपर नंबर 4 पे, जो कि हमारा प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट है, जिसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है। द लॉ ऑफ एविडेंस, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड द लॉ ऑफ एविडेंस मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि क्या होता है। उसके बाद आता है हमारा द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो कि मैंने आपको बताया था कि अभी जैसे मैंने पहले आपको बताया, जिसको हम CRPC बोलते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। उसके बाद आती है हमारी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, सिविल प्रक्रिया संहिता। द प्रिंसिपल ऑफ प्लीडिंग, मतलब कि हम प्लीडिंग किस तरीके से एक जज करता है, फ्रेमिंग चार्जेस किस तरीके से चार्ज लगाता है। उसके बाद प्रैक्टिकल मैटर्स, कुछ भी प्रैक्टिकल से रिलेटेड पूछा जा सकता है आपको। एंड कंडक्ट ऑफ केसेस, जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग आपको बहुत ज़रूरी है कि कैसे एक जज जो होगा, जो उसकी जजमेंट राइटिंग होती है वो कैसे की जाती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको केस रीडिंग करनी पड़ेगी, लैंडमार्क केसेस पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है पेपर 5, जिसमें कि आपका आता है इंडियन पीनल कोड। सबसे पहली बात तो मैं इस पेपर 5 की एक बात बता दूं कि आपको इसमें रेवेन्यू और लोकल लॉ पढ़नी पड़ेगी। आप यूपी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी से रिलेटेड जो रेवेन्यू लोकल लॉज है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। और द इंडियन पीनल कोड जो है वो 5th पेपर में आती है। उसके बाद हमारा उत्तर प्रदेश जमींदार, ये जो होता है आपका, ये 1951 का होता है, ये 1951 का आता है, ये भी यूपी का। आप जैसा कि देख रहे होंगे इसमें सब कुछ यूपी का ही आता है, ठीक है। सो जब आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू जो होता है वो 100 मार्क्स का आता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आपको प्री निकालना है तो उसके लिए आपको बेयर एक्ट फॉलो करनी पड़ेगी, आपको अपने पर्सनल नोट्स बनाने पड़ेंगे। और आपको मेंस क्वालिफाई करने के लिए सबसे पहली बात तो है कि आपको लैंडमार्क केसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए भी आपको लैंडमार्क केसेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। लैंडमार्क केसेस देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। थैंक यू सो मच।